नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। लेकिन दोस्तों, आज का जो फॉर्मेट है वो चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने अपने गेस्ट को जो बुलाया है वो एक बहुत बड़ी हस्ती है और एफएमसीजी सेक्टर में एक जाना माना नाम है, मिस्टर कार्तिक रैना। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इस चैनल पे आने के लिए। प्लेजर। और माय कार्तिक प्लेजर। रैना जो है वो बहुत बड़े मोटिवेटर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट से। लेकिन मैं कहूँगा कि ग्रास रूट लेवल से उठने के बाद ये बोर्ड रूम्स में, और आप कह लीजिए कि बड़ी कंपनीज के ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं। तो मैं कार्तिक रैना जी से कहूँगा, सर थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में मेरे सुनने वालों को या देखने वालों को जरूर दीजिए। हाँ, ज़रूर। एक तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने एक अपॉर्चुनिटी दी आपके साथ फिर से जुड़ने की, और इतने सारे जो आपके दर्शक हैं उनके साथ गुफ्तगू करने की। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। मैं हैदराबाद शहर में पढ़ा हूँ। पिताजी हमारे एयरफोर्स ऑफिसर हुआ करते थे, वहीं रिटायर हुए, वहीं हम सेटल हो गए। तो अपनी पूरी एजुकेशन वहाँ फिनिश करके फिर मैंने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से अपना एमबीए किया, और वहाँ फिनिश करके मैं एक कंपनी थी उस टाइम पे जिसको रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड कहते थे, जो आज के ज़माने में आप उसको प्रॉक्टर एंड गैम्बल या पीएनजी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया। तो मेरा पहला ही जो जॉब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं गुवाहाटी में हेडक्वार्टर था और महीने के 25 दिन टूरिंग करता था, और फिर 5 दिन ऑफ होते थे हमारे एंड ऑफ द मंथ, सॉरी। तो फिर वहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ये मैं आपको सन 74 की बात बता रहा हूँ, मतलब आज से कोई 47 साल पहले। तो आप ये देखें कि उस जमाने में मेरा अभी तक याद है मुझे 11,62,000 का मेरा पर मंथ का सेल हुआ करता था। ओके। और उस 11,62 में से 60-50 रूरल हुआ करता था उस जमाने में जी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट रहा रूरल नॉर्थ ईस्ट में काम करना, बड़ा यूनिक सा रहा। खैर वहाँ हमने ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट तो ज्यादा क्या किया हमने, लेकिन हाँ इतना जरूर किया कि हर महीने के टारगेट अचीव कर लिए। और आप लोग सब सेल्स में आप जानते हो कि कितना टेंशन रहता है टारगेट अचीवमेंट का। तो वो एक अच्छा सा शुरुआत रही। फिर उसके बाद मैं यूपी पहुंचा, और यूपी से मैंने मेरा एक फील्ड प्रमोशन सुपरवाइजर करके जॉब हुआ करता था हमारे पीएनजी में उस जमाने में, जिसमें आप या 4 या 8 लोगों की टीम लेके घूमते थे और प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। मुझे अभी तक याद है, हम लोग लखनऊ में हजरतगंज पे केमिस्ट के बाहर खड़े हुए थे, आइए भाई साहब देखिए ये है मिठाई की मिठाई और दवाई की दवाई, ये विक्स खांसी गोली की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस रहे। और जो मेरा बेल्ट था जिसके लिए मैं 4 महीने की ट्रेनिंग, फिर उसके बाद मैं एएसएम बन गया बिहार का, और उस टाइम पे अनडिवाइडेड बिहार था। फिर मैं दिल्ली आ गया और मैंने एक कंपनी उस जमाने में जिसको कहते थे हिंदुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स, बाद में उसका नाम एचएमएम हुआ, फिर स्मिथ क्लाइन बीचम हुआ, आज के जमाने में आप उसको जीएसके के नाम से जानते हैं। तो वहां मैं 14 साल रहा, और वहां पे मैं फाइनली हेड ऑफ ऑल इंडिया सेल्स रहा, और उसके साथ साथ मैं नेपाल और बांग्लादेश का कंट्री मैनेजर भी था। फिर मैं डाबर ज्वाइन किया, और डाबर में बड़ा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट थी, प्रोफेशनलाइजेशन करनी थी डाबर की, वो एक करी। और दूसरा मैंने उनके लिए फूड्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये रियल जूस जो है ना, मैं बड़ी गर्व के साथ कह सकता हूँ ये मेरा बेबी है, ये मैंने क्रिएट किया था ब्रांड, बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद मैं फाइनल अपने डाबर को फिनिश करके फिर मैं यहाँ सेलेक्ट हुआ श्रीलंका में यूनिलीवर बेस्ट फूड, उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन के गया। जिसके बाद मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया दूसरों के लिए काम करना, अपनी ओन कंपनी खोलो। सो 2005 से मेरी अब एक 16वां साल चल रहा है, अपनी ओन कंसल्टिंग और ट्रेनिंग कंपनी है, जिसमें 27-28 कंपनीज की ट्रेनिंग करी, जहां आपसे भी संजीव मुलाकात हुई जब जी, हमने इकट्ठे काम किया, ट्रेनिंग भी कर रहे थे, और फिर न्यू एक जॉब्स क्रिएट किए, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी करी थी, कॉम्पिटेंसी वर्क भी किया था। राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त मैं कई सेक्टर्स में काम कर रहा हूँ, इस तरह से अलग अलग कंपनीज में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा मतलब इन शॉर्ट करियर है, और
जो कुछ मैंने सीखा है बस मार्केट से ही सीखा है, वही असली चीज है। नहीं सर, बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूंगा कि आज का जो सेल्स कह लीजिए, इसमें सेल्स के लोग में मैं मिडिल मैनेजमेंट को भी लूंगा, इवन टॉप मैनेजमेंट को भी लूंगा, ये अपने आप को कैसे तैयार करें जो चैलेंजेस आ रहे हैं? कंज्यूमर लेवल पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ चैनल मैनेजमेंट पे चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कैसे रेलिवेंट रखें कि हाँ हम कंपनी से जुड़े रहें, बने रहें, ऑब्सोलीट ना हो, आई वुड से। तो इसमें मैं थोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूंगा कि पहले अपन कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं, उसके बाद हाउ डू वी मेक आवरसेल्व्स रेडी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मैं 1 मिनट में कोविड के को बाद में करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कोविड से पहले भी शुरू हो गए, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। हाँ, तो कोविड से पहले भी शुरू हो गए थे। आई थिंक 2-3 चीजें बहुत क्रिटिकल हैं मेरे ख्याल से। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब एक बंदा कंपनी ज्वाइन करता है तो नेचुरली जोश रहता है कि भी धड़ाधड़ अपन परफॉर्म करें ताकि अपना नाम हो, बट एट द एंड ऑफ इट आप बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि आप प्लीज पहले समझिए आपकी कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके कंपेटिटर क्या हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरा क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। यानी ये नहीं कि जो कागज पे लिखा है, लोगों को मुझसे उम्मीद क्या है। अब आधे टाइम पे क्या होता है, मैंने कई इंस्टेंसेस देखे कि 6-8 महीने हो गए नौकरी में, और जब उसके बॉस ने बोला यार तुमने ये नहीं किया, वो कहता है यार मुझे तो पता नहीं, मुझे ये करना था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। अगर हम अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे भी, ठीक है मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में मूव करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हम उस कंपनी में कर रहे थे पहले वैसे ही करें इस कंपनी में, लेकिन इस कंपनी के हालात अलग हैं, इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज अलग है, इस कंपनी का कल्चर अलग है, इस कंपनी के वेज ऑफ वर्किंग अलग है। सो प्रिपरेशन में पहले कुछ समय आप लोग जरा ठहराव रखिए और प्लीज उस बात पे कंसंट्रेट करिए जिससे आपको एक बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि हम किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के प्लसेस माइनसेस क्या हैं, उस एनवायरनमेंट का कल्चर क्या है, और किस तरह से हम अपने आप को उसमें फिट हो सकते हैं, ना कि कोशिश करेंगे वो कंपनी हमारे वे ऑफ वर्किंग में फिट आए। सो दैट इज द नंबर 1 थिंग चैलेंज अपने को ये है, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ रेलिवेंट टू द कंपनी रादर देन से कि कंपनी मुझे क्या दे सकती है। राइट। अब दूसरा आपको चैलेंज क्या होता है कि आप चाहे आप एफएमसीजी में हो, आप चाहे उसी मार्केट में हो जहां आप पहले थे, आप ये ढूंढने लगते हो कि क्या सिमिलैरिटी है मेरी पिछली असाइनमेंट के साथ। लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी है कि इट इज टोटली डिफरेंट। वो आप मानने को तैयार हो जाओ कि जो पहले चीज थी वो एक अलग एनवायरनमेंट की थी। तो एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस आपको मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। सेल्स के बंदे जो है ना, वो कहते हैं हमारी सांस जो है ना वो उस पेस पे चलती है जिस पेस पे मार्केट चलता है। हमें मार्केट समझना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर समझने चाहिए, डीलर समझने चाहिए, रिटेलर जो कुछ है वो समझना चाहिए। तो चैलेंज इसमें क्या आ रहा है? चैलेंज इसमें ये आ रहा है कि पूरी जो आपका सिनेरियो है, करीब आप देखिए 2005-6 से जरा ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, लेकिन पिछले 4-5 साल में इतना चेंज आ गया है मार्केट में, और 3-4 डायरेक्शंस में ये चेंज आया है। आई थिंक नंबर 1 चेंज आया है कि कंपेटिटर्स बढ़ गए हैं। अब दुकान जो है, आप 1 मिनट के लिए लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल जीटी की जो दुकान होती है अपनी किराने की, बहुत कम दुकानें ऐसी हुई जो ज्यादा बढ़ गई, साइज उनका उतना ही का उतना रहा है। अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो? वो आप उतने ही शौक से और उतनी ही मर्जी से वो आपके प्रोडक्ट्स रखेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि उसके पास डेली एक नया प्रेशर आ रहा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज के स्पेस ऑफ द रिटेलर
has become less and less. Now the retailer will need to be serviced. अब serviced कैसे हो? आपको अपने ऑफ टेक मीट करनी है. आपकी ऑफ टेक तब मीट होती है जब दो पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमारे कितने लोग हैं, और डेप्थ इज कितना माल है. अगर हम माल देखें कितना है, वो किस चीज का फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि आपने किस तरह अपना रेंज बेचा, और नंबर 2 बहुत क्रिटिकल है कि किस फ्रीक्वेंसी से आप सर्विस कर रहे हैं. तो एक चैलेंज आज के जमाने में, सिर्फ जीटी में, बाकी चैनल्स में आने वाला हूं, लेकिन जीटी में एक बड़ा चैलेंज इस वक्त आ गया है सर्विसिंग फ्रीक्वेंसी का. आप किस रेट से उसको कवर करेंगे. तो एक दुकान जो आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले आप आराम से 15 दिन में एक बार विजिट करते थे, उसके पास अब 15 दिन का माल रखने की जगह नहीं है. बिल्कुल सही. अब आपको शायद उसको वीकली विजिट करना पड़े. कोई तो कंपनीज हैं जो हफ्ते में 2 दिन और 3 दिन भी विजिट कर रही हैं, क्योंकि आपका तो टर्नओवर बढ़ रहा है. तो जो वो एक टाइम पे माल रखता था, आप तो चाहते हो उससे ज्यादा माल रखे. अच्छा, माल रखने के भी 2 इश्यूज होते हैं. एक तो मैंने आपको जो डिफाइन किया वो स्पेस है, दूसरी चीज है पैसा. तो आप चाहोगे कि वो 15 दिन का आपका माल लेके रखे, तो वो नहीं रख सकता. उसके पास उतना वर्किंग कैपिटल नहीं है. ओवरऑल उसका वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, लेकिन क्योंकि वो दूसरे ब्रांड्स भी आ गए हैं एटसेट्रा, तो आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप दुकान में, ये जिसको मैं मार्केट इंटेलिजेंस कहता हूं, कि आप इन दुकानों में जाके असेस कीजिए कि ये बंदा है कितने पानी में. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कवरेज, खासतौर पे जब आप अपना एबीसी क्लासिफिकेशन तो कर ही रहा है, तो आपको पता है ये ए क्लास आउटलेट है, मुझे इसको खोना नहीं है. इसके पास कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जो मेरे ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. तब मुझे बड़ा केयरफुली उसको असेस करना है. तो वो जो चैलेंज ऑफ स्पेस एंड मनी, ये दोनों जो कंबाइंड जीटी में आ रहा है, वो बहुत क्रिटिकल हो गया. तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, डिस्प्ले. हम लोग जानते हैं एफएमसीजी के मार्केट में कि आपने अक्सर सुना है, जो दिखता है वो बिकता है, और कई इसके वर्जन्स हैं. बॉटम लाइन इज कि डिस्प्ले करना जरूरी है. लेकिन एक जमाना था जब आपकी यारी दोस्ती थी, जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत अच्छे डिस्प्ले बिना पैसे दिए मिल जाते थे. अब वो कम और कम हो रहा है. अब वो भी बंदा बड़ा सेंसिटिव हो गया कि मेरी जो लिमिटेड जगह है, इससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, इस बात का सेंसिटिव हो गया है. दूसरा है कि दूसरी कंपनीज हैं, वो भी धड़ाधड़ पैसा दे रही हैं. तो आपको एक बड़ा केयरफुली अलॉट करना है अपने माइंड में कि मेरे पास अगर ये 100 दुकानें हैं, इसमें से मैं कर्टसी डिस्प्ले कितनों में कर सकता हूं, और अगर मुझे पेड डिस्प्ले करना है तो मुझे अपना बजट बड़ी ही केयरफुली बनाना पड़ता है. अब ये चीज आप अपने मैनेजर पे या बॉस पे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीनी जो हकीकत है वो तो आप जानते हो. किस दुकान में क्या करना है, ये एट अ शॉप लेवल आपकी स्ट्रेटेजी बनती है. तो ये बहुत आजकल क्रिटिकल हो गया. जीटी का मैं आपसे बात कर, बट चैनल सॉरी, चैनल मैनेजमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं. तो अब पहले जीटी मैंने जैसे आपसे कहा कि 100% या 90% बिजनेस वहां से आता था. नाउ वी हैव ऑल्टरनेट चैनल. अब एक तरफ तो कंपनीज मैन पावर एक्सटेंसिव हो रही है, जैसे आपने स्लमपुर का एग्जांपल दिया, लेकिन दूसरी तरफ ई कॉमर्स है जो कहता है कि मैन पावर की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं गांव-गांव तक पहुंचा दूंगा. तो ये कहाँ जाके मर्ज होने वाला है, कन्वर्ज होने वाला है या डाइवर्ज होने वाला है, क्या आपको लगता है? ठीक है, नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. ये इसका डाइवर्जन हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं ऑमनी चैनल सेलिंग. मैं आऊंगा उस पर. देखिए, अपने पास जब हम चैनल्स देख रहे हैं तो हमारे पास 4 बेसिक अप्रोचेस हैं चैनल की तरफ. एक होता है सिंगल चैनल, कि भाई ठीक है, हमने माल केवल एक चैनल के थ्रू बेचना है. वो चैनल क्या होता है, पहले मैं आपको समझाऊं, अपनी टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है. हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, एक होता है नेटवर्क, एक होता है चैनल. होलसेलर जो है वो नेटवर्क है, रिटेलर जो है वो नेटवर्क है, लेकिन किस टाइप का रिटेलर है वो चैनल बन जाता है. तो एक तरह से अमेज़न भी तो रिटेलर है, राइट? तो वो एक अलग तरह की चैनल है. इस तरह अपन जीटी में भी देखें तो जीटी में आपके केमिस्ट है, ग्रोसर है, गिफ्ट शॉप है, मल्टी ब्रांड स्पेशलिटी स्टोर है, अलग अलग तरह की
चैनल्स हैं। और ई कॉमर्स जो है, जिसको हम ऑनलाइन भी अक्सर मेंशन करते हैं, ये भी पहले ये समझ जाइए कि ये भी एक रिटेलर है। लेकिन जैसे हर रिटेलर में फर्क होता है, ऑनलाइन रिटेलर में भी फर्क है। सबसे पहले एक चीज याद रखें कि ऑनलाइन का बोलबाला ज्यादा है, एक्चुअल मार्केट इंपैक्ट कम है। मैं किस तरह क्यों कह रहा हूं आपसे कि इस वक्त आप कैटेगरी बाय कैटेगरी जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो बेसिक एफएमसीजी कैटेगरीज हैं, उसमें आज भी जो मैक्सिमम इंपैक्ट जो ऑनलाइन का आया है वो 17.5% का आया है। और वो इन चीजों में आया है, मतलब 17.5% ऑफ टोटल सेल ऑनलाइन के थ्रू आ रहा है। और अगर आप बेसिक चीजों में जाएं, से टूथपेस्ट तो मुश्किल से 4 से 8% के बीच में। हम मोबाइल फोन्स लेते हैं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़ी आसानी से और ऑनलाइन पे बिकना चाहिए। इस वक्त 54% सेल्स जो है मोबाइल फोन्स का वो है ऑफलाइन स्टोर से हो रहा है, और खाली 46% ऑनलाइन हो रहा है। एडवांस्ड जो ऑनलाइन बिजनेस है वो है चाइना में, मोर देन यूएस ऑल्सो। और चाइना में इस वक्त 28% सेल्स ऑनलाइन हो रहा है, 72% जो है वो स्टोर बेस्ड है। और जो लेटेस्ट मूवमेंट चाइना में हुआ है वो ये हुआ है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन को कैसे मर्ज करें, ताकि ऑनलाइन में हम प्रमोट करेंगे और वो बंदा जाएगा एक्सपीरियंस करने। जैसे मैं कम बैक टू द एग्जांपल दैट आई गिव यू ऑफ मोबाइल फोन्स, 54% दुकान से बिकते हैं, लेकिन 92% ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज थ्रू ऑनलाइन। दैट्स ट्रू। तो क्या हो गया है, लोग ऑनलाइन देखते हैं, पढ़ते हैं, रेट लेके चले जाते हैं, मूव टू द स्टोर टू बाय। राइट। तो क्या है कि ऑनलाइन है जी, वो रेट लेके चले जाते हैं रिटेलर के पास की अमेज़न तो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तो दूसरी बात क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि कई सेल्स लोग, खासतौर पे जो लोग ने अपना सारा सेल्स का एक्सपीरियंस जीटी के थ्रू किया, वो एक तरह से उनका एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है ऑनलाइन की तरफ, नेगेटिवली देखते हैं ऑनलाइन। और मैं कह रहा हूं नहीं, ऑनलाइन को आप नेगेटिवली अब एक, और ये खासतौर पे जो आप बात कर रहे थे ना मिडिल मैनेजमेंट लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फ्रंटलाइनर है ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस कंपनी स्ट्रेटेजी, लेकिन सेल्स स्ट्रेटेजी तो मिडिल वाला जो इमीडिएट एरिया मैनेजर सुपरवाइजर है, ये लोग जो हैं ये बड़ी अच्छी तरह इन्फ्लुएंस। नहीं, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ, पता नहीं आप देख पा रहे हैं उसको कि नहीं, कि स्ट्रेटजी बनाने वाला, विजन बनाने वाला, मिशन बनाने वाला बहुत ऊपर बैठा है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला बहुत नीचे बैठा है। जो बीच का जो है मैनेजमेंट, वही तो चैलेंज है, वही तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उस मैन पावर को कैसे अलाइन करे ताकि जो हम सोच रहे हैं वही एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो, एक रिटेल लेवल पे भी अगर आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एज अ बॉस आपको घूमना है मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशनल साइड आपको ये देखना है कि मेरे को लोकल अपॉर्चुनिटी क्या अवेलेबल है जिसमें मैं अपने प्रोडक्ट को घुसा सकता हूं। वो लोकल अपॉर्चुनिटी ढूंढना, फिर उसको एक्सप्लॉइट करना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। और वो लोकल अपॉर्चुनिटी जो आपकी आएगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या बनी है और उस स्ट्रेटेजी को कैसे आप अलाइन करके नीचे लाएंगे। सो नाउ आई विल कम टू योर पॉइंट कि हम कैसे अलाइनमेंट करें। देखिए, ये अलाइनमेंट कैसे करना जो है, दिस हैज टू बी अ टॉप मैनेजमेंट एंड अ मिडिल मैनेजमेंट थिंकिंग एंड इनिशिएटिव। सेल्समैन जो है फ्रंटलाइनर, उसका बेसिक रोल जो है वो एग्जीक्यूशन का रोल है। तो वो एग्जीक्यूट कब कर सकता है, जब वो समझे कि मुझे एग्जीक्यूट करना क्या है। बट 3 सवाल आते हैं, मैं कहता हूं व्हाट, व्हाई और हाउ। व्हाट का मतलब है मुझे करना क्या है, व्हाई क्यों करना है, क्योंकि मुझे एज अ मिडिल मैनेजर मुझे अपने सेल्समैन को कन्विंस करना है कि जो मैं तुझे कह रहा हूं करने को उसका क्या फायदा है तुझे भी और कंपनी को। सो दूसरा सवाल आंसर होता है व्हाई, और तीसरा है हाउ, कि कैसे होगा। अब कई मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो अलाइनमेंट इसलिए नहीं कर पाते, वो व्हाट पे अटक जाते हैं, भैया आई डोंट केयर हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, यू हैव टू डू दिस। आई थिंक वो एटीट्यूड टूटना है।
वो एटीट्यूड ना है। A middle manager does not sell product, he sells strategy to his team. बड़ी सिंपल बात है। मिडिल मैनेजर को ये नहीं, चल तू चल मैं जाके मार्केट में बेच के दिखाता हूं, अरे छोड़ो यार, तुम सेल्समैन जब थे अब तो तुम सेल्समैन हो नहीं। तो उसको ये सोचना है कि कंपनी की थिंकिंग क्या है, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, उसको मैं इस मार्केट में, इस बाजार में, इस बंदे के साथ किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं ताकि द बिजनेस हैपेंस। सो आई थिंक द रोल इज देयर। अब सेल्समैन का क्या रोल है? सेल्समैन का बेसिक फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है फीडबैक। मार्केट में क्या हो रहा है, ऑनेस्टली अनफिल्टर्ड फीडबैक देना बहुत जरूरी है कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये नहीं कि मैं वो चीजें कहूंगा जो ठीक है। अरे मैं कई सेल्समैन से मिला, वो कहते हैं यार अगर मार्केट में डिमांड अच्छी तो जरा दबा के बोलो यार, नहीं तो अगले महीने का टारगेट बढ़ जाएगा। दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई हियर। कॉमन है ना ये, या बट इससे कुछ आप फिर आप सेल्समैन रहोगे सारी जिंदगी, आगे नहीं बढ़ोगे। ये थिंकिंग ही गलत है। अगर अच्छा है तो आप उल्टा लड़के अपने बॉस से और रिसोर्सेज मांगो कि भाई मेरी प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी आ रही, मुझे तो और चाहिए। और अगर आपने अपना कहा था अगले साल अगले महीने में 20% और करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे ये दोनों को तैयार हो, और अगर वो एक वे ऑफ वर्किंग एस्टैब्लिश हो जाता है तो आपका अगर सेल 20% बढ़ा तो फिर किसको मिलेगा? इंसेंटिव तो आपको ही मिलेगा ना। सो आई थिंक दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। दूसरी क्या बात है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में आपको कितना समय मिला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कि आपने आज शाम को उसको फोन किया भाई कल से शुरू कर दे, राइट। बहुत गलत चीज है ये। यू हैव टू हैव अ फुल ब्रीफ। वही चीज मैं फ्रंटलाइनर से कहता हूँ, अक्सर आई हैव नोटिस के फ्रंटलाइनर अपने आज के जमाने में तो सेल फोन जो है वो बड़े आसानी से सबसे मिल जाता है, तो आपने उठा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर फोन किया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, कल से शुरू कर दूं। अरे भाई जाके उसको पहले समझाओ तो सही कि क्यों कर रहे हो, क्या लॉजिक है ना। तो अक्सर मैंने नोटिस किया कि एक स्कीम बनती है विच इज मेंट टू रिक्रूट एडिशनल आउटलेट्स, कि भाई हमारी इस वक्त 55% की विड्थ है, हमको 70 पे जाना है, तो उसके लिए ये स्कीम बनी है। अब वो बंदा कैलकुलेट करता है कि ये इसमें इतना सेल होना चाहिए, उठा के 3 होलसेलर को ठोक के आ जाता है उसे। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी मीट नहीं हुआ, अलाइनमेंट ही नहीं हुई ना स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी थी कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं, आपने कहा नहीं भाई माल कितना बिकना है, माल बेच दिया जाके उठा। वही है ना कि सब बड़ी स्पीड में है, सब बड़ी तेजी से काम करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो हैम्पर करता है। सब बहुत नहीं, डायरेक्शन ऑफ, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, कब तक चलेगा? 3-4 महीने में प्रॉब्लम आएगी, 3 महीने में लुढ़क जाओगे आप। अब जैसे एक बड़ा सिंपल चीज मैं नोटिस करता हूँ भाई, जब मैं कोई कंपनी के लिए वर्क करने जाता हूँ उनसे कंसल्टिंग के लिए, तो मैं पहले उनसे मंगाता हूं कि पिछले 12 महीने में आपका लास्ट 4 डेज में कितना बिजनेस हुआ। यस, बड़ा सिंपल है। और जिसका भी 30-35% से ज्यादा हुआ है, यू नो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज के नोबडी इज फोकसिंग ऑन सेकेंडरी, रिटेलिंग, टर्शरी, ऑफ टेक पैटर्न, कुछ नहीं, एवरीबडी इज ठोको। और उस चीज को जब आप सेकंड लेयर पे देखो तो आप देखते हो कि हर शहर में 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो चुके हैं, क्योंकि इसको अब आप लिंक करिए पैसे के साथ, मनी एंड स्पेस। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो पैटर्न है कि जो बीच का जो बंदा है उसको ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि पहले कि मैं समझाऊं कि नहीं कि स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरा मैं किस तरह ये 3 सवाल का जवाब दूं कि भैया स्ट्रैटेजी है क्या, ताकि बंदा समझ सके क्यों ये बनी है, ताकि वो बंदे में ओनरशिप आए कि हाँ भाई इससे तो मेरा क्या फायदा है और कंपनी का क्या फायदा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एज अ मैनेजर आपका रोल है हाउ। आप सिर्फ बंदे को ये कह दो भाई जा यार तू माल बेच के आ और बस इतना करके आ, 10% ज्यादा। आई हैव हैड पीपल ऑन द टेलीफोन टॉक लाइक दैट। अब मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, बंदे के साथ बैठो। मैं तो कहता हूं एज अ मैनेजर
इस तरह का सेल्समैन है, क्या तूने अपने बाल सफेद किए धूप में, ऑल दैट डायलॉग नहीं। आप उसे कहना अच्छा बेटे 80 कर सकता है ना, 80-85, तो बता जरा 1 मिनट कैसे ये 80-85 होगा। अच्छा चल अब डिस्कस करते हैं कि 15 से 20% और कैसे हो। जब सेल्समैन के साथ हम बैठते हैं तो अगर हम उससे कहते भाई चलो ये तेरा 100% टारगेट है, और उसके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई ये 100 जो है, चलिए मैं कोशिश करके देखता हूं, और हो सकता है वो इस पोजीशन में पहुंचे, वो कह के 80-85 तो सर हो जाएगा, 15-20 मेरा चक्कर, बिकॉज हर वक्त चक्कर टारगेट अचीवमेंट का 0 to 100 नहीं होता, वो 15-20% का ऊपर नीचे होता है। तो पहले तो क्या होता है कि वो प्रॉब्लम का साइज 100 नहीं रहा, अब वो प्रॉब्लम का साइज हो गया 15 या 20। अब मुझे उसको वो समझाना है, वो व्हाट व्हाई हाउ 3 सवाल कि भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा 15% और हम क्या करें, राइट, कैसे करें, तुम बताओ, कोई रिसोर्सेज मेरी तरफ से चाहिए। इट हैज टू बी दैट काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक, जिससे वो स्ट्रेटेजी नीचे जाती है। नहीं तो वो क्या लड़का सोचने लगता है कि मेरे बॉस को तो कुछ पता ही नहीं है, वही टारगेट दे देता है। जब आप इनसे डिस्कस करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप टिपिकल मंथली मीटिंग देखो, उस मंथली मीटिंग में अगर सुबह 9 बजे से शुरू होती है और शाम के 8-7 बजे समझो खत्म होती है, तो 9 से लेकर 4 बजे तक तो पिछले बार पे ही बैंड बजाते रहते हैं, तूने क्यों नहीं ये किया, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। मैं कहता हूं वो तो हिस्ट्री है ना यार, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आप 9 से लेके 10:30-11 के आगे नहीं बात करो पिछले महीने की। अब कहो भाई जो कुछ हुआ हुआ, अब हमको इस महीने में ये करना है, अब डिस्कस करें कैसे करना। देन पीपल गो आउट विद अ स्ट्रॉन्गर एटीट्यूड, और तब वो स्ट्रेटेजी, नहीं तो वो बंदा क्या समझ सके, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, एक बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है मेरी कंपनी और मेरे बॉस की, ये गलतियां ऊपर वाले कर रहे हैं और नीचे वालों को उसका दोष दो। सिंपल स्ट्रेटेजी का उसका वो होता है। तो आई थिंक एज अ मिडलमैन आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपना जो रिव्यू मीटिंग करें उसमें 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा पास्ट की रिव्यू पे समय बर्बाद ना करें, और तब आप करें अच्छा भाई चलो अब हमको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक जो भी आपका पीरियड है आप ये करो। देखिए एक मेरे क्लाइंट